बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ प्रोटिस्टा का हमने लास्ट में ना डायनोफ्लैजिलेट्स तक छोड़ दिया था। यहाँ पर डायनोफ्लैजिलेट्स तक छोड़ दिया था। मैं इसका शॉर्ट समराइज दे दूँगी कि हमने लास्ट क्लास में एक डायनोफ्लैजिलेट्स में एक कंटिन्यूटी बनाने के लिए मैं क्या करना है, बस वो बता देती हूँ। बाकी हम आज यूग्लेनॉइड्स कंप्लीट करेंगे, स्लाइम मोल्ड्स कंप्लीट करेंगे और प्रोटोजोन्स कंप्लीट करेंगे। और बस चलो काम पे चलते हैं, ठीक है। टाइम वेस्ट नहीं करते क्योंकि बहुत कीमती होता है टाइम हमारा। डायनोफ्लैजिलेट्स फटाफट देख लो, जस्ट कंटिन्यूटी के लिए, दिमाग चलाने के लिए। और आई होप कि तुम लोगों ने ये सब याद कर लिया होगा, जो भी मैंने तुम्हें ये स्टार डबल स्टार वाले पॉइंट्स बताए थे, जो है तुम्हारे खून में दौड़ रहे होंगे। अगर मैं ना काटूंगी तो ये शब्द बाहर निकलेंगे। थोड़ा सा तो फनी हूँ मैं। लेट्स ओके। तो डायनोफ्लैजिलेट्स हमने देख लेता है। प्लॉन्टिक है, मैराइन है, फोटोसिंथेटिक है, अलग अलग पिगमेंट्स है, अलग अलग कलर शो करते हैं। स्टिफ सेलुलोज की प्लेट है, आउटर सर्फेस पर 2 फ्लैजिला है। लॉन्गिट्यूडल ट्रांसवर्सल रेड डायनोफ्लैजिलेट्स होते हैं। गोनियोलेक्स उसका एग्जाम्पल है। रैपिड मल्टीप्लिकेशन करता है, रेड टाइट्स बनाता है, टॉक्सिन रिलीज करता है, सेक्सी टॉक्सिन उसका नाम है। और फिर ये अपना किल करता है फिशेज और मैराइन एनिमल्स को। ह्यूमन्स में पैरालिसिस होता है, बाइनरी फिजन है, प्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है, फोरो फॉर्मेशन हमने दिखाई दिया। अब आगे चलते हैं यूग्लेनॉइड्स पे। दिस वाज द समराइज। आई होप तुम्हारा दिमाग चलने लग गया होगा। अब हम यूग्लेनॉइड्स पर आ रहे हैं। कल की सारी बातें याद होनी चाहिए कि भाई मैंने क्या क्या बताया था प्रोटिस्टा में। और होपफुली तुम लोगों ने मोड ऑफ न्यूट्रिशन वाली वीडियो देखी होगी, क्योंकि यहाँ पर जब तक प्रोटिस्टा चलेगा तब तक वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहीं नहीं जाने वाला। तो वो प्लीज़ देख लेना, मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूँगी और हो सकता है तो आई बटन पर भी आ जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट विद यूग्लेनॉइड्स। यूग्लेनॉइड्स के मेजॉरिटी ऑफ देम, यानी कि ज़्यादातर जो ऑर्गेनिज्म है वो फ्रेश वाटर में रहती है, ठीक है। या फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म, मेजॉरिटी ऑफ आर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म फाउंड इन स्टेगनेंट वाटर। स्टेगनेंट वाटर होता है रुका हुआ पानी, ठीक है, रुका हुआ पानी होता है। अच्छा चलो मैं ये वाला पॉइंट मैं बाद में बताऊंगी। इंस्टेड ऑफ सेल वॉल, इसके अंदर सेल वॉल नहीं है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बहुत बार पूछा जाता है। दैट इज़ इनके पास सेल वॉल नहीं है, इनके पास एक प्रोटीनेशियस लेयर है, जो कि एक जिसे हम पैलिकल कहते हैं। प्रोटीन की एक रिच लेयर है जिसे हम पैलिकल कहते हैं। ये पैलिकल इसको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, ये सेल वॉल नहीं है, ठीक है। इसके पास भी 2 फ्लैजिला हैं, एक शॉर्ट है एक लॉन्ग है, एक शॉर्ट है और एक लॉन्ग है, दिख गया। ओके आगे आओ। थ्रू दे आर फोटोसिंथेटिक। अभी तक सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी क्योंकि बहुत इजी शब्द है। ये फोटोसिंथेटिक है, खुद का खाना खुद बना सकते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। अब इनकी कंडीशंस आती है, वो वाला ऑर्गेनिज्म है कि कभी तो फोटोसिंथेटिक रहेगा और कभी हेट्रोट्रॉफिक रहेगा। फोटोसिंथेटिक कब रहेगा? जब इसके पास प्रेजेंस ऑफ सफिशिएंट सनलाइट होगी। अब जब सनलाइट नहीं है, यानी कि मान लो दिन के टाइम पे सनलाइट है तो ये बढ़िया से फोटोसिंथेसिस कर रहा है, लेकिन डिप्राइव्ड ऑफ सनलाइट, यानी कि डिप्राइव्ड का मतलब होता है कमी में, सनलाइट की कमी में ये हेट्रोट्रॉफ्स की तरह बिहेव करता है बाय प्रेडेटिंग ऑन अदर ऑर्गेनिज्म। प्रेडेटिंग मतलब दूसरे ऑर्गेनिज्म पर लाई करने वाले, लिविंग ऑर्गेनिज्म पर लाई करने वाले को हम प्रेडेटर्स कहते हैं। बाय प्रेडेटिंग ऑन अदर स्मॉलर ऑर्गेनिजम्स, अपने से छोटे ऑर्गेनिजम्स पर ये प्रेडेट करता है। इंटरेस्टिंगली द पिगमेंट्स ऑफ यूग्लेनॉइड्स आर आइडेंटिकल टू दोज इन हायर प्लांट्स। अब देखो इसके अंदर हेट्रोट्रॉफ था, सेल वॉल की एब्सेंस थी, ये तो किससे मैच करा? एनिमल से मैच किया। लेकिन ये जो पिगमेंट्स है जो हायर प्लांट से मैच करते हैं, फोटोसिंथेसिस की कैपेबिलिटी, ये प्लांट से मैच करती है कि नहीं करती है? तो इसीलिए ये सारी चीज़ें हमने एक लाइन आई थी, तुम्हें याद हो कि ये प्रोटिस्टा एक लिंक है प्लांट, एनिमल और फंजाई के बीच में। इसका एक एग्जाम्पल है यूग्लिना। यूग्लिनॉइड से अपने आप याद हो जाएगा, बहुत बड़ी बात नहीं है। और इससे पहले वाले जो भी एग्जाम्पल्स हैं तुम 10 बार 5 बार बोलो, 10 बार लिखो, अपने आप याद हो जाएंगे। ओके अब कुछ और बातों पर आते हैं। अच्छा, क्योंकि ये हेट्रोट्रॉफिक, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक भी है और हेट्रोट्रॉफिक भी है, इसलिए हम इसे मिक्सोट्रॉफिक एक शब्द आता है वो यूज़ करते हैं इसके लिए, ठीक है। इसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं देखा जाता, बस नहीं देखा जाता। कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, भगवान ने इसको ऐसे ही बनाया। इसके अंदर भगवान ने इसको ऐसे ही बनाया कि बेचारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर ही नहीं सकता। आगे आते हैं गंदी सोच से हट के। ये एक लॉन्ग फ्लैजिला है, ये शॉर्ट फ्लैजिला है, ये इसका माउथ है। बस जनरल नॉलेज के लिए पता होना चाहिए कि इसका बेचारे का माउथ कहाँ है। बच्चों को यही नहीं पता होता कि बेचारे का मुंह कहाँ है ना। अच्छा अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट सी चीज़ है, इसका जो फ्लैजिला है ना वो कोई नॉर्मल फ्लैजिला नहीं है, डॉनी फ्लैजिला है इसकी बात कर रही हूँ मैं। इसका फ्लैजिला सीलिएटेड फ्लैजिला है, पता है इसके फ्लैजिला पे इस तरीके से ये फ्लैजिला है, इसके ऊपर ये छोटे सीलियास प्रेजेंट होते हैं, लेकिन एक साइड, दोनों साइड नहीं ऐसे कि पूरा ऐसे कवर करा हुआ सीलिया उन्हें, नहीं, एक साइड ही जो है एक लाइन से सीलिया प्रेजेंट होता है। बस तुम्हें ये याद रखना है। और इसी कंडीशन को, इसी टाइप के फ्लैजिला को कह दिया जाता है स्टाइकोमैटिक फ्लैजिला। स्टाइकोमैटिक फ्लैजिला 2 बार बोलोगे याद हो जाएगा। इसके अलावा इसके अंदर कुछ भी नहीं था। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा आता है स्लाइम मोल्ड्स। बहुत आसान है, सबसे ज़्यादा रिलेट करता है फंगस से। अभी तक हमने फंगस की बात नहीं करी थी ना, पूरा का पूरा एक क्लास है, एक फाइलम है या क्लास है, जो बताओ फाइलम नहीं, हाँ एक पूरा अपना एक ग्रुप है जो कि
स्लाइम मोल्ड्स को रिप्रेजेंट करता है। जो किससे रिलेट करता है? फंगस से। सॉरी अब नींद आ रही है ना बट तुम लोगों को पूरा पढ़ना पड़ेगा। हाँ नेक्स्ट, अब ये सैप्रोफिटिक होते हैं। डेड और डिकेइंग मैटर्स पर लाई करने वालों को हमने सैप्रोफिटिक कहते हैं। ये मैंने मोड ऑफ न्यूट्रिशन में ही बता दिया था, जाके देख लो। अलग से कोई एनसीईआरटी में कोई भी नहीं पढ़ाते, इससे मैंने उसको अलग से पढ़ाया था एक वीडियो में, तो सिर्फ देखना, तब देखिए सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। ओके, मैं यहाँ पे बहुत इंट्रोडक्टिव वे में बता रही हूँ, ठीक है। डिकेइंग, ट्विक्स का मतलब होता है टहनी, मैंने लिख रखा है, जिसको नहीं दिख रहा हो प्लीज़ इन्फॉर्म कर देना, मैं बोल भी रही हूँ। ट्विक्स यानी कि टहनी, डिकेइंग यानी कि खराब, टूटी हुई, सड़ी हुई। लीव्स जो है पत्तियाँ। इंगल्फिंग, ऑर्गेनिक मटेरियल को इंगल्फ करते हैं, इसीलिए हम इनको डीकम्पोजर्स भी कह देते हैं। अब ये तो हो गई इसकी अपने खाने पीने की बात, अपने भोजन पानी की बात इसने कर लिया। अब भोजन से काम पे क्या आते हैं, ठीक है, भोजन बहुत हो गया। सूटेबल कंडीशंस की बात करते हैं। जब इसके दिन अच्छे चल रहे होते हैं ना, तब ये अपने एग्रीगेशन करके एक प्लाज्मोडियम, एक बॉडी पार्ट बनाता है। एग्रीगेशन करना मतलब एक साथ लाना, ठीक है, एग्रीगेट करना ऐसे कह सकते हो। एग्रीगेट करके प्लाज्मोडियम बनाता है। प्लाज्मोडियम आगे भी आएगा, मैं अभी इसी वीडियो में बता दूंगी, प्लाज्मोडियम आगे भी आएगा। तो अभी ये समझो कि स्लाइम मोल्ड्स के अंदर जो प्लाज्मोडियम है वो एक बॉडी पार्ट है, मल्टी न्यूक्लिएटेड एक स्ट्रक्चर है, और इसके बारे में और जानते हैं। अभी जब इसके दिन अच्छे थे ना, इसने प्लाज्मोडियम जम के बनाया विच में ग्रो एंड स्प्रेड ओवर सर्वल फीट्स। जो एक जगह ग्रो होगा ना, मान लो ये एक जगह ग्रो हुआ है इसका प्लाज्मोडियम, अब भाई ये पूरे सेवरल फीट्स तक फैलता जाएगा। ओके, ये बात लिखी है एनसीईआरटी ने, और तुम पिक्चर्स देख लेना गूगल पे, अभी मैं शायद लगा नहीं पाई हूँ एक भी, बट तुम देखना ये सेवरल फीट्स तक तुम्हें दिखेगा। अभी इसके दिन अच्छे थे ना, तो मस्त घूम रहा था, लेकिन अब आएंगी अनफेवरेबल कंडीशंस। अब इसके दिन बुरे आए हैं, अब इस बेचारे के दिन बुरे आए। अब प्लाज्मोडियम नहीं बनाता है, प्लाज्मोडियम को डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है बेचारे को। डिफ्रेंशिएट मतलब जैसे ये प्लाज्मोडियम है तो इसके अलग अलग काम करेगा, अलग अलग डिफ्रेंशिएशन करेगा, डिफ्रेंशिएशन काम बांटेगा, इसके अंदर काम बांटेगा, डिफ्रेंशिएट करके इसमें फ्रूटनिंग बॉडीज़ बनेंगी। ये फ्रूटनिंग बॉडीज़ के अंदर ये एक जैसे प्लाज्मोडियम है, इसका एक पार्ट स्वेलअप होगा, स्वेलअप होकर इसमें फ्रूटनिंग बॉडीज़ बनी है। ये जो एक्स्ट्रा पोर्शन बना है, एक मिनट बन नहीं रहा, हाँ ये एक्स्ट्रा पोर्शन बना है, ये इसकी फ्रूटनिंग बॉडी बनी। इस पूरे को हमने कहा फ्रूटनिंग बॉडीज़, ठीक है। अब इस फ्रूटनिंग बॉडी की अगर हम बात करेंगे तो अब तुम देखो इसके टिप पर, ये इसका टिप है, इसके टिप पर स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। ये स्पोर्स बियर करता है और एक ऐसी कंडीशन बनाता है, इन बेचारे स्पोर्स को बचाता है। इसका पूरी ज़िंदगी का मकसद ये रहता है, अनफेवरेबल कंडीशन जब तक रहती हैं, कि उन स्पोर्स को, ये जो स्पोर्स बने हैं ना, इन स्पोर्स को बचाया जाए, जो कि इसके टिप पर लगे हुए हैं, ठीक है। बेचारे के दिन खराब है ना, तो इसलिए स्पोर्स बनाने पड़ गए। अब स्पोर्स जो है ट्रू वॉल कैरी करते हैं, इसके पास तो कोई वॉल ही नहीं है, जो बड़ा वाला यानी कि प्लाज्मोडियम होता है ना, उसके पास कोई वॉल नहीं होती, उसके ऊपर एक कवरिंग होती है जिसे हम स्लाइम लेयर कहते हैं, इसलिए इसका नाम स्लाइम मोल्ड्स पड़ा है। ओके, और वैसे इसके पास कोई सेल वॉल नहीं है, सेल मेम्ब्रेन तो होती है, सेल वॉल नहीं होती है, इसीलिए हम इसको नेकेड फंजाई भी कहते हैं। लेकिन जो इसके स्पोर्स है ना, वो चतर है। इन्होंने सेलुलोसिक सेल वॉल बनाई है अपने एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए। क्यों बनाई है? एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए, क्योंकि वो कब बने हैं? अनफेवरेबल, अपने दुख वाले दिनों में बने हैं। नेक्स्ट उसके बाद आगे देखोगे एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट होता है, दे आर एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट। कौन? स्पोर्स की बात कर रही है एनसीईआरटी। सर्वाइव फॉर मैनी ईयर्स, लंबे सालों तक बेचारे ने अपने दुख के समय में खून पसीने से सींचा है बेचारे को, तो काफ़ी लंबे समय तक चलते हैं। एडवर्स कंडीशन का मतलब होता है बहुत हार्श कंडीशंस, अनफेवरेबल कंडीशंस को ही एडवर्स कंडीशन कहा जाता है। एडवर्स कंडीशन, अब लाइन को एक बार में पढ़ लेते हैं। एडवर्स कंडीशन के अंदर ये स्पोर्स काफ़ी लंबे समय तक सर्वाइव कर सकते हैं और काफ़ी एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट होते हैं। इनके पास ट्रू वॉल होती है और फ्रूटिंग बॉडी के टिप पर प्रेजेंट होते हैं। समझ में आ गया स्पोर्स की क्या कहानी थी? ओके, अब ये स्पोर्स आगे जाके जब फेवरेबल कंडीशंस आती है तब ये एयर करंट के साथ डिस्पर्स हो जाते हैं और फिर किस में डिफ्रेंशिएट होते हैं? प्लाज्मोडियम के अंदर। इस तरीके से इसकी साइकिल चलती रहती है। ओके, और कुछ खास नहीं है इसमें, बहुत कुछ खास नहीं है, जो भी था मैंने बता दिया है। यस, और कुछ भी नहीं है इसके अंदर, बहुत आसान सी चीज़ें हैं, ऐसे ही समझ में आ जाएंगी। अब आते हैं प्रोटोजोन्स पर। अब इन प्रोटोजोन्स की बात देखो। प्रोटोजोन्स हेटरोट्रॉफिक होते हैं, एनिमल से रिलेट करें। प्रेडेटर्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स पर फीड करेंगे या फिर उन पे डिपेंड रहेंगे। पैरासाइट जो कि बेचारे डिजीज़ कॉज करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म पे भी, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म पे तो रहते हैं, साथ में डिजीज़ कॉज करते हैं। प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल, साफ एनसीईआरटी ने लिख दिया भाई। अब मेरे को मत कहना कि मैं बार कह रही हूँ, क्योंकि इनके बारे में भी बहुत सारी चीज़ें, बस इसके बारे में मेंशन नहीं किया है, इसके लिए मेंशन कर दिया, इसलिए मैंने हर उसमें बताया है,
हर ग्रुप में बताया कि कौन किससे ज़्यादा रिलेट कर रहा है। तो इसने तो मेंशन ही कर दिया है कि प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ इसके रिश्तेदार हैं, एनिमल्स के रिश्तेदार हैं। 4 मेजर पार्ट्स में बांटा गया है प्रोटोजोन्स को। 4 मेजर पार्ट्स में बांटा तो गया, लेकिन तुम्हारे मन में सवाल आएगा कि किस बेसिस पे बांट दिया। तो लोकोमोटरी ऑर्गन्स के बेसिस पे बांटा गया है। लोकोमोटरी ऑर्गन्स मैंने बताई दिया जो लोकोमोशन करने में हेल्प करवाते हैं। लोकोमोशन होता है एक जगह से दूसरी जगह जाने की प्रोसेस को हम लोकोमोशन कहते हैं। इतना समझ में आ गया। पहला पार्ट है हमारा, पहला ग्रुप है अमीबॉइड प्रोटोजोन्स। अमीबॉइड प्रोटोजोन्स फ्रेश वाटर में रहते हैं, सी वाटर में भी रह सकते हैं और मॉइस्ट सॉइल यानी कि नमी गीली मिट्टी में भी रहते हैं। मूव करते हैं, कैप्चर करते हैं। कैप्चर मतलब पकड़ना। दे मूव कैप्चर देयर प्रे। प्रे का मतलब होता है शिकार। प्रे का मतलब होता है शिकार। बाय पुटिंग आउट स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया फॉल्स फीट होते हैं। अगर ये हमारा अमीबा है, ओके वेट करते हैं थोड़ी देर, पेन अच्छे से चल नहीं रहा है। ओके अब तुम इसका मतलब समझो कहना क्या चाहता है, मैं एक बार में दिखाती हूँ ये क्या है। दे मूव एंड कैप्चर। मूव करते हैं यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं और अपने प्रे को यानी कि अपने शिकार को कैप्चर करते हैं। किसके थ्रू? स्यूडोपोडिया के थ्रू। स्यूडोपोडिया इसने फॉल्स फीट कहा है। ओके सो जैसे मान लो ये हमारा इस तरीके से अमीबा है। इसने आगे जाके क्या किया, इसने आगे जाके कुछ एक मिनट ओके इसने आगे जाके कुछ इस तरीके से ये पोडियास बना लेगा। पोडियास का मतलब पता है क्या? पैर, फीट, ठीक है, फीट। पोडियास बना लिए, ये एक पोडिया है ना, ये पोडिया बना लिया। ये पोडिया ठीक है, ये पोडिया इसके थ्रू ये मूव भी कर सकता है क्योंकि इसका नाम ही पोडिया है, फीट है, तो मूव तो करेगा ही। कैप्चर भी कर सकता है यानी कि ये हाथों की तरह भी काम आएंगे जिससे ये अपने शिकार को पकड़ लेगा। समझ में आ रहा है? इसका एग्जाम्पल अमीबा है, तुमने क्लास 9th में पढ़ा ही होगा अमीबा का स्ट्रक्चर कैसा होता है। अमीबा का स्ट्रक्चर कैसा होता है? ये मेराइन होते हैं, सिलिका की शेल बनी होती है। फॉर्म हैव, अच्छा सेल वॉल नहीं है, ये शेल है, ठीक है, क्योंकि एनिमल से रिलेट करें इसलिए इनके पास सेल वॉल नहीं है, इसकी शेल है, शेल, ठीक है, सिलिका की शेल है सरफेस के ऊपर। इसका एक अच्छा एग्जाम्पल दे रखा है इन्होंने, एंटामीबा एक पैरासाइट है, डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है, जो कि जिस डिजीज़ के बारे में एनसीईआरटी ने अभी यहाँ दे रखा हम उसके बारे में जरूर पढ़ेंगे। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स एक अनदर ग्रुप है जो कि फ्री लिविंग है, इस यानी कि किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। कई बार पैरासिटिक भी देखा गया है, यानी कि डिजीज़ कॉजिंग होते हैं। फ्लैजिला भी कई बार होता है। ओके पैरासिटिक होते हैं फॉर्म्स, जो पैरासिटिक है वो डिजीज़ कॉज करते हैं। फ्री लिविंग की बात नहीं करी, पैरासिटिक की बात करी जो डिजीज़ कॉज कर सकते हैं, जैसे कि स्लीपिंग सिकनेस एक ऐसी बीमारी है जिसमें जॉइंट पेन्स होंगे, बिहेवियरल चेंजेस आएंगे, कन्फ्यूजन होगी, फीवर आएगा, हेडेक आएगा। इतना बहुत है तुम्हारे लिए जानने के लिए कि स्लीपिंग सिकनेस होती क्या। एग्जाम्पल किसका? फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स का है ट्रिपैनोसोमा, जो कि स्लीपिंग सिकनेस कॉज करता है। आगे आएगा हमारा सीलिएटेड फ्लैज। अच्छा यहाँ पर लोकोमोटरी ऑर्गन्स भी याद रखना, इधर लोकोमोटरी ऑर्गन था सूडोपोडिया, फ्लैजिलेटेड में फ्लैजिला लोकोमोटरी ऑर्गन था, सीलिएटेड में सीलिया लोकोमोटरी ऑर्गन है। स्पोरोजोन में कोई भी बेचारा लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं है, वो सारे नॉन मोटाइल है, चल फिर नहीं सकते। ओके सीलिएटेड प्रोटोजोन्स की बात करेंगे तो एक्वेटिक होते हैं, एक्टिवली मूविंग ऑर्गेनिज्म बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ सीलिया बहुत एनर्जेटिक होते हैं, इतने सारे छोटे छोटे सीलिया होते हैं सरफेस पे, जो ये एक साथ मूव करते हैं ना, तो इनको मूवमेंट मिलता है, ठीक है, इनको मूवमेंट मिलता है। ओके थाउजेंड्स ऑफ सीलिया। अब एक बड़ी प्यारी सी बात है, दे हैव कैविटी का मतलब खोखलापन। ओके कैविटी है, उसे हमने गटलेट कहा है दैट ओपन्स आउटसाइड द सरफेस, जो कि इसकी सरफेस, ये मान लो इसका ये है और इसकी सरफेस के बाहर खुल रहा है इसका गटलेट, ये गटलेट है, ये बाहर निकल रहा है। ओके रफ डायग्राम ऐसा होता नहीं है, ओके ऐसा होता नहीं है, मैंने जस्ट दिमाग में बिठाने के लिए कहा है कि मान लो है सीलिएटेड प्रोटोजोन है, ये इसका गटलेट है, कैविटी है और इसकी आउटर सरफेस से खुल रहा है। ओके इतना समझ में आ गया। कोऑर्डिनेट मूवमेंट ऑफ रोज ऑफ सीलिया। अब इस सीलिया के कोऑर्डिनेट मूवमेंट से यानी कि एक साथ एक दूसरे के साथ मेल भाव रखते हुए एक साथ ये ऐसे होंगे और ऐसे होंगे, एक कोऑर्डिनेट मूवमेंट शो करेंगे, तो क्या होगा? कॉजेस वाटर लेडन विद फूड टू बी स्टोर्ड इन गटलेट। ये जो हमारी गटलेट थी ना, इसके अंदर वाटर जाएगा, वाटर के साथ साथ खाना भी जाएगा, और खाना जाएगा तो इसका भोजन पानी होएगा, डिनर कर पाएगी बेचारी, है कि नहीं? डिनर कर पाएगी ना। तो बस यही कहा है कि सीलिया के मूवमेंट से वाटर अंदर जाता है और वाटर के थ्रू फूड भी अंदर जाता है। स्ट्रीड इनटू द गटलेट, स्ट्रीड दौड़ता है। ओके एग्जाम्पल पैरामीशियम, हमने इसका स्ट्रक्चर इधर, हाँ ये देखो, ये देखा पैरामीशियम में छोटे ये जो छोटे दिख रहे हैं ना, ये सीलिया है, ये इसका गटलेट है, ठीक है, ये इसका गटलेट है। आगे चलते हैं, आगे
इसको अगर किसी को समझ में ना आए ये रख लेना, जैसे बाद में ध्यान में रहे। गटलेट इज द ओपनिंग ऑफ पैरामीशियम बाय विच फूड इज कैप्चर्ड बाय सीलिया। किसी को याद नहीं आया तो ये इस लाइन से थोड़ा बहुत तुम्हें आइडिया मिल जाएगा कि मैंने क्या समझाया था। स्पोरोजोन्स के पास कोई लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं है, नॉन मोटाइल होते हैं। इंक्लूड डाइवर्स ऑर्गेनिज्म। डाइवर्स ऑर्गेनिजम्स का मतलब अलग अलग तरह के ऑर्गेनिज्म है। इनकी कोई अगेन इसके अंदर भी अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिज्म, कोई किससे अलग है, सब रिजेंबल नहीं हो रहे हैं, रिलेट नहीं हो रहे हैं एक दूसरे से। इन्फेक्शियस यानी कि इन्फेक्शन कॉज करने वाले स्पोर लाइक स्टेज आती है इनकी लाइफ साइकिल में। एक पूरी एक लाइफ साइकिल होती है, उसके अंदर एक स्पोर स्टेज है जो कि इन्फेक्शन कॉज करती है। द मोस्ट ऑफ द नोटोरियस, सबसे ज़्यादा खतरनाक, प्लाज्मोडियम अगेन यहाँ पे जब तुम एमनियोसिस पढ़ोगे वहाँ पर तुम्हें मलेरिया कॉजिंग प्रोटेस्टन मलेरिया पैरासाइट के बारे में पता चलेगा, और ये है प्लाज्मोडियम। अब यहाँ पर किन्हीं बच्चों को डाउट नहीं आ रहा है तो कहीं ना कहीं कमी है, तुम लोगों ने ध्यान से नहीं सुना है, तो एक बार फिर से पढ़ो, फिर से इस वीडियो की स्टार्टिंग में जाओ। स्लाइम मोल्ड्स पर, ओके, स्लाइम मोल्ड्स पर हमने कुछ प्लाज्मोडियम जैसे ही शब्द सुना था ना, वहाँ पर मैंने कहा भी था यार प्लाज्मोडियम शब्द याद रखना। ये प्लाज्मोडियम शब्द यहाँ भी आएगा और यहाँ भी आएगा। अब तुम्हारे दिमाग में एक डाउट आना चाहिए कि इन दोनों प्लाज्मोडियम्स के बीच में क्या अंतर है। ओके, हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि ये प्लाज्मोडियम स्पोरोजोन है, एक प्रोटोजोन है, और कौन सा प्लाज्मोडियम स्लाइम मोल्ड की बॉडी पार्ट है। तुम्हें खुद पता चलेगा जब इसे इटैलिक्स फॉर्म में लिखा जाएगा ना, तब तुम्हें साफ पता चलेगा। मलेरिया से रिलेट किया जाएगा, स्पोरोजोन से रिलेट किया जाएगा, प्रोटोजोन से रिलेट किया जाएगा, तब तुम्हें पता चलेगा ये ऑर्गेनिज्म है। जब इसे एक फंजाई के बॉडी पार्ट की तरह ट्रीट किया जाएगा, मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर की तरह ट्रीट करा जाएगा, तब तुम्हें पता चलेगा कि एक स्लाइम मोल्ड का बॉडी पार्ट है। ये पूरा एक छोटा सा बॉडी पार्ट है, और ये मतलब छोटा सा नहीं, वो पूरा एक बॉडी पार्ट है, और ये पूरा ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, ये पूरा ऑर्गेनिज्म है जो मलेरिया कॉज करता है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। ठीक है, विच कॉज मलेरिया, अ डिजीज विच हैज़ अ स्ट्रेगनिंग इफेक्ट ऑन ह्यूमन पॉपुलेशन, जिसने ह्यूमन पॉपुलेशन को बहुत भयंकर तरीके से अफेक्ट किया था। अगर प्लाज्मोडियम किसी भी तरीके से एक इटैलिक्स फॉर्म में आता है, अंडरलाइन फॉर्म में आता है, तब हम समझेंगे कि ये प्लाज्मोडियम स्पोरोजोन से रिलेट कर रहा है, प्रोटोजोन है, एक ऑर्गेनिज्म है जो मलेरिया कॉज कर रहा है, मलेरिया पैरासाइट है। और जब ये प्लाज्मोडियम शब्द स्लाइम मोल्ड में आएगा, एक बॉडी पार्ट की तरह होगा जहाँ पर काफ़ी सारे स्पोर्स एग्रीगेट होंगे और एक सूटेबल कंडीशन में प्लाज्मोडियम एक बॉडी पार्ट का फॉर्मेशन करेंगे जहाँ पर मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर होगी, यानी कि एक से ज़्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट होना। इतनी सी बात थी, छोटी सी बात थी, इतना ही ख़त्म हो जाता है हमारा पूरा जो है, हमने प्रोटेस्टा ख़त्म कर दिया है, पता भी नहीं चला। अब जो चीज़ें मैंने मार्क करके रखी हैं वो तो तुम्हारी बहुत इंपॉर्टेंट वाली चीज़ है। एग्जाम्पल प्लीज़ याद रखना, मैंने सबको रेडली हाईलाइटेड किया है। ओके, इन्हें मत भूलना, हाथ जोड़ की रिक्वेस्ट है। और एक और रिक्वेस्ट है, लाइक शेयर एंड कमेंट सब्सक्राइब। कोई भी डाउट हो तो मुझे बता दो, और सब्सक्राइब प्लीज़ कर लेना ऐसी और आगे आने वाली वीडियोज़ के लिए। इसके साथ साथ मैं एक और चैप्टर शुरू करने वाली हूँ केमिस्ट्री का, ओके, केमिस्ट्री का केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, वो जल्दी आएगा। थैंक यू।